चलो। हाँ, खुश रहो, एकदम ऐसे खुश रहो, मुस्कुराते रहो और मुस्कुरा के पढ़ते रहो। चलो, हम लोग मॉडल वर्ब में थे और मॉडल वर्ब में हम लोग यूज ऑफ सेल और विल को पढ़ लिए थे, याद है। आज हम लोग पढ़ेंगे वुड का प्रयोग। अब वुड का जो है ना कुछ बेसिक सी थोड़ा समझा करो, फिर हम इसको लिख रहे हैं वुड। ये जो WOULD वुड मॉडल वर्ब है, देखो वुड का प्रयोग वुड विल का पास्ट फॉर्म होता है। जैसे सेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, वैसे विल जो है ना वो वुड विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। अब वुड में क्या है, देखो एक चीज गांठ मान लो कि जैसे तुम किसी से ये कह रहे हो विल यू गिव मी योर पेन, ये जो सेंटेंस आप किसी को कह रहे हैं कि विल यू गिव मी योर पेन, तो आप किसी से उसकी कलम को मांग रहे हैं, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं। और कोई भी चीज को अगर हम मांगे ना किसी से, वो चाहे कोई भी हो, हमसे सीनियर हो या फिर जूनियर हो, तो हम जब भी किसी से कुछ मांगते हैं तो हमको मांगने वाले की तरफ बनना पड़ेगा, मतलब हमको रिक्वेस्ट करना होगा। तो आमतौर पर ये ध्यान रखना कि जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, हम मांगते हैं, और खास करके अगर वो हमसे सीनियर हो, तो ऐसे कंडीशन में इसको रिस्पेक्ट देने के लिए, इस इंसान को इसकी सम्मान करने के लिए हम विल के स्थान पर वुड का प्रयोग करेंगे। क्योंकि वुड जो है ना ये बहुत ही पोलाइट सेंटेंस होता है। जैसे जाऊं खाऊं ये सब में भी वुड लगता है। तो बोलो भी, जब तुम किसी को ये कहोगे कि मैं आपकी कलम प्रयोग करूं, तो बोलने में भी देखो एक रिक्वेस्ट आती है। तो वहां पे हम लोग विल से और सेल से नहीं, बल्कि हम लोग वुड से करेंगे। तो सबसे पहला रूल कि वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म होता है। और जब हम लोग नरेशन बनाते हैं ना, DN से IN, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जहां रहता है विल, उसको हम लोग पास्ट फॉर्म में बदल देते हैं। क्योंकि हम लोग रूल पढ़े नरेशन में कि अगर RV रहेगा पास्ट टेंस, तो RS का भी हर वर्ब चला जाता है पास्ट में। तो मान लो कि RS में अगर विल है, तो फिर इसका पास्ट फॉर्म करना होगा। तो हम लोग नरेशन में इसको किस में बदल देते हैं, वुड को पास्ट में, यानी कि विल को हम लोग पास्ट में यानी कि वुड में बदल देंगे। तो अब एक एक करके चलो हम इसको लिखाते भी चलते हैं और हम लोग समझते भी चलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग यूज ऑफ वुड, वुड का प्रयोग। ध्यान रखना, वुड का कोई हिंदी में अर्थ नहीं होता है, दैट दिस इज मीनिंगलेस। जैसे सेल विल का आप मीनिंग कहते हैं, कम से कम नहीं कुछ तो गागेगी बोल देते हैं। तो इसका ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गागेगी ही कह सकते हैं। इसका प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। हर तरह से ये सेंटेंस के अकॉर्डेंस बदलता रहता है, ये बदल जाता है। इसीलिए वुड का कोई हम ठोस मीनिंग नहीं लिख सकते हैं। तो बस नंबर 1 में आप सीधा इसका कंडीशन लिखिए और लिखेंगे हम लोग टू denote the polite request and question, polite question क्या प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा। अब टू डिनोट का मतलब व्यक्त करने के लिए हम बताए हैं, टू डिनोट द पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र रिक्वेस्ट को, विनम्र अनुरोध को, विनती को, पोलाइट क्वेश्चन। हम किसी से भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमको पोलाइटली ही क्वेश्चन करना होगा, सीधा सा जान लो। क्वेश्चन भी करेंगे, हम उसको जानना भी चाहेंगे, और अब मान लो गुरुजी को तुम ही डांट के कहोगे कि नहीं ये प्रश्न का जवाब बताना होगा आपको, तो फिर ये तो तरीका नहीं है ना। इसीलिए जब हम किसी से क्वेश्चन करेंगे, हमसे, और क्वेश्चन जिससे भी हम करें, छोटा से करें, बड़ा से करें, सीनियर से करें, जूनियर से करें, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन करने वाला जब भी क्वेश्चन करता है तो वो इसका मतलब उस प्रश्न का मीनिंग जानना चाहता है, और जो उसका उत्तर बताता है वो सीनियर होता है, और जो उत्तर सुनता है वो जूनियर होता है, और जूनियर हमेशा रिक्वेस्ट सिस्टम में रहता है। इसीलिए जब भी हम किसी से पोलाइट क्वेश्चन करें,
पोलाइटली को अगर हम दर्शाना चाहें तो रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और पोलाइट क्वेश्चन के लिए हम लोग हमेशा सेल और विल के स्थान पर वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ना एग्जाम्पल देख लो, यहां से तुमको समझ में आ जाएगा। इसका हिंदी आप सुन करके लिख सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र विनती, विनम्र अनुरोध, पोलाइट क्वेश्चन, विनम्र प्रश्न। आप बगल में नहीं जानते सुन करके लिख लो। जैसे सेंटेंस लिखेंगे, वुड यू प्लीज गिव मी, वुड यू प्लीज गिव मी, वुड यू प्लीज गिव मी, गिव मी, वुड यू प्लीज, या गिव मी को हटा के लैंड मी कर देते, लैंड मी योर कार ओनली फॉर वन डे, ओनली फॉर वन डे, वुड यू प्लीज। अब तुम किसी से मान लो एक दिन के लिए उसकी कार मांगते हो कि हमें एक दिन के लिए कार दो, कहीं हमें जाना है, तो मांग रहे हैं ना किसी से, तो मांगेंगे तो हमें रिक्वेस्ट करना होगा। ऐसे भी देखो प्लीज लगा हुआ, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं, प्लीज लगा रहे हैं, तो हम यहाँ सेल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस गलत होगा। इसीलिए वुड यू प्लीज लेंड मी योर कार ओनली फॉर वन डे, क्या आप मुझे केवल एक दिन के लिए अपनी गाड़ी देंगे, अपनी कार देंगे? क्या आप मुझे केवल एक दिन के लिए मुझे अपनी कार देंगे? यही इसका मीनिंग हो रहा है, और सेंटेंस में क्वेश्चन भी हो रहा है और सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी है। तो इस तरह का सेंटेंस पोलाइट हो जाता है, और पोलाइट को, विनम्रता को व्यक्त करने के लिए हम सेंटेंस में वुड का प्रयोग करेंगे। एक दूसरा सेंटेंस भी लिख लो, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुनेंगे? वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप मेरी बात मानेंगे? क्या आप मुझे सुनेंगे? यहां लिख भी देते हैं, क्या आप मेरी बात मानेंगे? यहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी से, क्या आप मुझे सुनेंगे? मुझे सुनना मतलब मेरी बात को मानना। आपको कोई सुन रहा है, समझ रहा है, तो मतलब आपकी बातों को मान रहा है। कभी कभी बाबूजी आप लोग को बिठा देते हैं, बहुत कुछ समझाने लगते हैं, माँ तो खूब समझाते रहते हैं, बेटा ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, कौन किया छोड़ दो, तुम्हें हम कटिहार भेजे हैं, पटना दिल्ली जहां भी भेजे हैं, मन लगाकर केवल पढ़ो, तुम्हें अगल बगल दूसरे से क्या लेना देना है, क्या मतलब है, तो अपनी पढ़ाई करो, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। और अगर तुम सुनते हो बड़ा अच्छा से, तो फादर को, मम्मी को ये लगता है कि हाँ बेटा मेरा सब कुछ समझ रहा है। हाँ, हालांकि वो बात की बात होता है कि माँ को भला क्या पता कि मेरा बेटा कितना बड़ा देवदास बना बैठा है, कि इसको कहते हैं पास्ट को भूल जा, तो बेटा मेरा पास्ट को भूलता ही नहीं है, और जब वहां से निकलता है तो फिर वहीं जाता है, और वहां जाकर के क्या डायलॉग मारता है, चले जाएंगे कभी नहीं आएंगे, तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन तभी आ जाएंगे जब जब हमें पारों की याद आएगी, तब तब आ जाएंगे। तो बेटा तो बड़ा देवदास बना बैठा है, तो ऐसा देवदास नहीं बनना है। माँ खूब समझाती, और ध्यान से अगर आप सुनते भी हैं तो फिर माँ को भी लगता है कि हाँ बेटा मेरी बात को मान रहा है। यही हुआ, वुड यू लिसन टू मी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलो 2 नंबर में हम लोग आ रहे हैं, तो 2 नंबर में क्या कहता है, टू, ग्रामर कह रहा है कि टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी, टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी, संभावना, जानते हैं आप लोग, संभावना, टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी, संभावना। अब बहुत सब जगह कार्य का, कुछ भी चीजों का होने की संभावना होती है, तो जहां संभावना का बात हो, जहां संभावना का बात हो, वहां भी हम लोग वुड का प्रयोग कर सकते हैं। संभावना के अर्थ में हम लोग वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ना सेंटेंस देखो, यहां से तुम समझ में तुमको आ जाए। मान लो
तुम बहुत दूर खड़ा हो, संभावना समझा करो इसको, तुम बहुत दूर खड़ा हो, और दूसरा एक इंसान और भी है जो बहुत दूर खड़ा है, लेकिन आप बहुत अच्छे से पहचान नहीं पा रहे हैं कि खड़ा जो है वो कौन है। ठीक है, तो अचानक एक बंदा आया और आपको ये पूछता है कि वहां जो खड़ी है क्या वो बंदी है, क्या वो लड़की है? तो आपने कहा क्या कि हाँ वहां जो खड़ी है वो लड़की होगी, लड़की ही होगी। तो होगी का मतलब क्या हो रहा है? संभावना जता रहे हैं आप, आपको देखने से दूर से ही देखे आप, लेकिन आपको पता नहीं चला, आपने कहा कि हाँ लग रहा है लड़की ही होगी, तो मतलब वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो यहाँ आप संभावना जता रहे और क्या कहे, हाँ वहां माँ ही होगी तब ये बात बोला है, तो बोली है अगर तो ये तो मेरी माँ ही बोलती है तब माँ ही होगी, लेकिन हम तो नहीं जानते हैं। तो यहाँ माँ ही होगी तो माँ क्या हो गया? संभावना, लेकिन जरूरी नहीं है 100% कि ऐसा होगा ही। ठीक है, तुम ऐसा बोला है तो तुम ही मेरा दोस्त होगा, आप कल्पना कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दे रहे, संभावना बतला रहे, जरूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त ही होगा, लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ तुम मेरे बारे में अगर अच्छा सोचते हो तो तुम मेरा दोस्त ही होगे। पूछा उसने कि ठीक है ऐसा ऐसा सोचने वाला इंसान बताओ तुम्हारे बारे में तुम्हारा कौन हो सकता है? तो क्या बोला कि मेरा वेल विशर ही हो सकता है, हमारा शुभचिंतक ही हो सकता है, इसीलिए तुम कौन होगे? तो मेरा शुभचिंतक होगे, शुभचिंतक ही होगे, वेल विशर ही होगे। तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। जैसे आप वह एग्जाम्पल ले रहे हैं टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी, समझ गए आप? वह, इसमें कुछ खास हम नहीं लिखेंगे, सेंटेंस ले रहे हैं, वह उसकी माँ ही होगी, वह उसकी माँ ही होंगी, वह उसकी माँ ही होंगी, लिखेंगे सी वुड, वहां यहां विल नहीं लगाएंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा, सी वुड बी हर मदर। हाँ वह मेरा भाई ही होगा, हाँ वह मेरा भाई ही होगा, यस ही विल बी माई ब्रदर, यस ही विल बी माई ब्रदर। चलिए यहां तक आ गए हम लोग। 2 नंबर रुमाल। चलो अब हम लोग 3 नंबर में देखते हैं कि 3 नंबर में उड हमारा क्या करता है। 3 नंबर में हमारा उड हमको क्या कहता है? उड का प्रयोग क्या कहता है हम लोग का उड का प्रयोग 3 नंबर में? तो 3 नंबर, चलो 3 नंबर को पहले समझ लेते हैं और फिर हम लोग इसको देखते हैं। देखो एक होती है अधूरी इच्छा, टू डिनोट द अनडाउन डिजायर। अधूरी इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी जो अधूरी है, लेकिन ये ऐसी इच्छा है जैसे लोहे की चना चबाने की जैसी होती है। मतलब असंभव तो नहीं है लेकिन कठिन होता है। इस तरह का हमेशा सेंटेंस जो है ना वो 2 पार्ट अपने साथ सेंटेंस में लेता है ना। 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस में ही 2 पार्ट होता है। जैसे ऐसा सेंटेंस आप लोग सुन के रखे होंगे, सुने होंगे बचपन में। क्या सुने होंगे कि काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, काश मैं मोदी होता तो मैं देश का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश पर हुकूमत करता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर मैं अभिषेक बच्चन होता तो मेरी शादी ऐश्वर्या से होती। तो ये सब तरह की कल्पना कर रहे हैं और ये कोरा कल्पना है। काश मैं चिड़िया होता तो आज मैं उसके पास होता, तो उड़कर मैं उसके पास होता। ना ही आप चिड़िया हुए, ना ही आप उसके पास हैं, ना ही आप मोदी हुए, ना ही आप देश पर प्रधानमंत्री की हुकूमत कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इन सारी इच्छाओं को करना असंभव तो नहीं है पर कठिन जरूर है, क्योंकि मनुष्य चिड़िया होगा और चिड़िया बनकर उड़कर किसी के पास चला जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए हमने कहा इसको कि लोहे की चना चबाने जैसी होती है। इसीलिए इस तरह की जितनी भी इच्छाएं होती है उसको हम लोग इंग्लिश में अनडाउन डिजायर कहते हैं। इसको हम लोग अनरियल कंडीशंस भी कहते हैं। तो 3 नंबर में हम लोग लिखो टू डिनोट द अनडाउन डिजायर्स और अनरियल
कंडीशंस और अनरियल कंडीशंस। हम इसका हिंदी लिख देते हैं आपको यहां से यहां तक का अंडरलाइन करके, अधूरी तथा कठिन इच्छाएं, अधूरी तथा कठिन इच्छाएं। ऐसी इच्छा जो कठिन हो और अधूरी हो, मतलब पूरा नहीं हो। जैसे आप कल्पना कर रहे हैं कि काश मैं डॉक्टर होता तो मैं सारे दुखियों का इलाज करता, तो लेकिन आप डॉक्टर हुए नहीं ना, इच्छा कर रहे हैं आप, और इच्छा आपकी अभी भी अधूरी है। तो जब आप हो जाएंगे डॉक्टर और इलाज करने लगेंगे आप, तो आपकी इच्छा पूरी हो गई। जब इच्छा पूरी हो जाएगी तो तब फिर वो दूसरी बात हो जाएगी। लेकिन जब तक इच्छा आपकी अधूरी है, कोरा कल्पना है आपका, आप कोरा कल्पना कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस में प्रायः साथ में दो सेंटेंस आता है, सिंगल भी आता है, हम सिंगल सेंटेंस भी लेकर दिखाएंगे। लेकिन ये सब सेंटेंस कुछ फेमस होता है, कोई भी आपको बनाने के लिए दे देता है तो आप बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पहला वाला जो सेंटेंस होगा वो इफ से शुरू होगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद ध्यान रखिएगा कि इसमें इस तरह का जो सेंटेंस होगा, स्ट्रक्चर हम यहां लिखते हैं दो पार्ट वाली सेंटेंस को। पहला सेंटेंस शुरू होगा इफ से प्लस सब्जेक्ट, लेकिन यहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, ये कोई भी सब्जेक्ट यहां भी हो सकता है। लेकिन ये अपने साथ या तो वर लेगा या तो हैड लेगा। ये अपने साथ अब कोई भी दूसरा हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं लेगा, याद रखिएगा। या तो ये वर लेगा या तो हैड लेगा, ये चाहे कोई भी मीनिंग में जाए। अब इसके बाद फिर जो आएगा वो डाल देंगे। अब इसका दूसरा वाला जो पार्ट बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, उसमें आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाद जो आ जाए। तो इस पर एक सेंटेंस लेकर हम लोग देखते हैं। काश मैं चिड़िया, काश मैं चिड़िया होता तो मैं उसके पास होता। सेंटेंस समाप्त। इच्छा कर रहे हैं, अधूरी इच्छा है, काश मैं चिड़िया होता, एक सेंटेंस, तो मैं उसके पास होता, दो सेंटेंस, दो पार्ट है। पहला वाला सेंटेंस हम कहे हम लोग इफ से बनाएंगे, और यहीं आई के बाद आपको यहाँ वॉच या इज एम आर हैज हैव ये नहीं लगाना, या तो आप वर लगाएंगे या तो आप हैड लगाएंगे। तो इफ आई वर ए बर्ड, काश में चिड़िया होता, कॉमा दे देंगे तो खत्म, मैं उसके पास होता। आई यही दूसरा वाला जो पार्ट बनाएंगे इसी जगह उड लग जाएगा, तो आई वुड फ्लाई टू हर, तो मैं उसके पास होता। कैसे पास होता? तो उड़कर चला जाता मैं उसके पास, इसीलिए हम यहाँ फ्लाई लगाए हैं, नहीं तो फिर सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो दूसरा सेंटेंस हम फिर ले रहे हैं। इसके बाद एक दो सेंटेंस और देखिए, फिर सिंगल सेंटेंस भी लेकर दिखाएंगे। इस तरह से जितनी भी हम अधूरी इच्छा करते हैं, प्रायः इसके साथ दो सेंटेंस आता है, दो पार्ट होता है। पहला पार्ट को हम इफ से बनाएंगे, वर और हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन दूसरा वाला जो पार्ट होगा उसमें वुड फिक्स रहेगा। तो ध्यान देना है आपको कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट के बाद अगर वर या हैड लगा दिया है, तो दूसरा वाला सेंटेंस, दूसरा वाला जो पार्ट होगा, इसमें अगर खाली स्थान छोड़ा है और चार मॉडल वर्ब नीचे दिया हुआ है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, मान लो, तो तुमको यहाँ पे कंफर्म रहना है कि हम दूसरे वाले पार्ट में वुड भरेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरह से क्वेश्चन ये सब में आएगा। मान लो दूसरा वाला पार्ट में वुड आपको डाल दिया गया, और ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इस जगह आपको यहाँ डॉट 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 कर दिया है, तो तब यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपका ऑप्शन में मान लो यहाँ पे वर लगा दिया,
और आपको यहाँ पे एक हैव लगा दिया और एक यहाँ पे शुड लगा दिया और एक आपको यहाँ कुड लगा दिया। तो इस कंडीशन में देखो पहला वाला पार्ट है तो पहला वाला पार्ट में हम कहेंगे वर या हैड होगा, तो हैड तो कहीं है नहीं तो वर आ गया, तो हम यहाँ पे किसको भरेंगे, वर को टिक लगाएंगे। इस तरह से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं, लिखिएगा आप लोग भी। काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश पर, लिखते भी चलो, देश पर हुकूमत, तो मैं देश पर हुकूमत करता। दो सेंटेंस आ गया। काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, एक सेंटेंस। मैं देश पर हुकूमत करता मतलब शासन करता। ये हो गया दूसरा पार्ट। अधूरी इच्छा है सेंटेंस में, ये अपने साथ दो पार्ट को लिया है। मान लो ये ट्रांसलेशन करने दे रहा है तो काश का भी वही इफ लिखेंगे। इफ आई वर ए पीएम, इफ आई वर अ पीएम, काश में प्रधानमंत्री होता। इफ आई वर अ पीएम, देश का, ऑफ द कंट्री। इफ आई वर अ पीएम ऑफ द कंट्री, तो मैं देश पर हुकूमत करता। यही आपका लग जाएगा वुड, आई वुड रूल ओवर द कंट्री, रूल ओवर द कंट्री। देखो यहाँ रूल जो है ना, ये अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन ओवर लेता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको रूल मतलब शासन करना या हुकूमत करना याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है आज से ही अब कि रूल ओवर का मतलब होता है हुकूमत करना या शासन करना। रूल ओवर का मतलब होता है हुकूमत करना या फिर शासन करना। तो रूल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ओवर लगे। यहाँ हिंदी अर्थ से कोई मतलब नहीं, ये नहीं कि जो यहाँ पर है तो हम ऑन लगा देंगे रूल के बाद, के लिए है कहीं तो हम रूल के बाद फॉर लगा देंगे, अगर में है तो हम इन लगा देंगे, या इस तरह से साथ है तो विथ लगा देंगे। तो जब कोई प्रीपोजिशन किसी वर्ब का या वर्ड का फिक्स प्रीपोजिशन होता है तो हिंदी अर्थ से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। जब वो सेंटेंस में आगे बढ़ेगा तो अपने बाद वो हमेशा वही प्रीपोजिशन लेगा, और जो ये प्रीपोजिशन जैसे कि ये यहाँ पे ओवर लिया तो यही ओवर प्रीपोजिशन यहाँ उस हिंदी का अर्थ का काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ ओवर पर का काम करना शुरू कर दिया, इसीलिए अर्थ के अनुकूल आप इस जगह प्रीपोजिशन नहीं डालेंगे। हम सेंटेंस में अर्थ के अनुकूल मतलब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी यूज द प्रीपोजिशन ओनली देन व्हेन द वर्ब इज paired, when the verb is without any definite preposition, the verb which never takes any preposition just after itself, and then तो हम ये कह रहे हैं कि इसके ऐसा वर्ब जो कभी अपने बाद कोई फिक्स्ड प्रीपोजिशन नहीं लेता हो, तो ऐसा वर्ब जब आता है तो तब हम उसको अर्थ के हिसाब से प्रीपोजिशन लगाएंगे। ये सब बड़ी काम की चीज है, ये सब ध्यान रखना, नहीं तो फिर ये सब फंस जाइएगा। इसीलिए आप यहाँ ना फंसे, क्योंकि यहाँ सवाल कर सकते थे आप। तो सेंटेंस में जहाँ कोई क्वेश्चन या फिर डाउट बनता है ना, तो हम 100% कोशिश करते हैं कि आपको डाउट आए ही नहीं, ठीक है। अब द कंट्री का, तो द की हम जिक्र आपको टेंस में कर चुके हैं कि देश का नाम ना लिए बिना भी, किसी भी देश, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ना लिए बिना भी अगर उसका नाम स्पष्ट पता चल जाता हो तो वो खास होता है, और हर खास के पहले आपको अपने मन से आर्टिकल द लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ आर्टिकल द लग रहा है। चलो बारिश भी हो रही है, थोड़ा झमाझम की आवाज हो सकता है कि कैमरा में आ जाए, थोड़ा सा आप लोग उसको टॉलरेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उड़ को कम से कम समाप्त कर लें इसमें हम लोग। और उड़ का हम लोग 3 नंबर कर लिए, और कहे थे कि उड़ का हम लोग कुछ सिंगल सेंटेंस भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ सिंगल सेंटेंस देख लो। सिंगल सेंटेंस क्या है? आई वुड नेवर, लिख लो, आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर हिम, मैं कभी उनके सामने सरेंडर नहीं करूंगा।
आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर हिम, आई वुड। हाँ लिखते भी चलो, चलिए तेजी में थोड़ा लिखते भी चलिए। आप लोग कहते हैं कि सर तुरंत मिटा देते हैं, हटा देते हैं, चलो इसीलिए थोड़ा हम स्लो भी कर देते हैं कभी कभी। 4 नंबर यूज में आ जाओ। हाँ 4 नंबर में, तो 4 में क्या है, 4 में हम लोग लिखेंगे, 4 में वुड, वुड विल का, वुड विल का पास्ट फॉर्म है, विल वुड का पास्ट फॉर्म है। नरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, नरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो डीएन का एक सेंटेंस लो, अब नरेशन जो नहीं पढ़ा अभी देख करके बना लो, बाद में हम फिर नरेशन जब पढ़ाएंगे तो आप वहां समझ जाएंगे। डीएन में एक सेंटेंस लिखिएगा, सी सेड टू अस we shall go there, we shall go there, एक सेंटेंस। अब देखो हम लोग पहले, अब डीएन से जैसे आईएन करेंगे तो आईएन में हम लोग पहले आरवी का काम करेंगे। तो आरवी में क्या है, सी, सेट को हम लोग टोल्ड में बदल दिए, टू यहां से खत्म हो गया, अब आस का आस इन्वर्टेड कोमा हट जाता है दैट से। अब किस पर आ गए, वी के पास। वी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो आरवी का सब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी का सब्जेक्ट कौन है जरा देख लो, तो सी, सी को अब किसके पास लाएंगे, वी के पास। तो वी का जगह को अब कौन ले लेगा, सी। सी के साथ क्या सेल लगता है, नहीं, क्या लगता है, तो विल, विल लगता है। लेकिन यहाँ क्या विल लगेगा, नहीं, क्योंकि रूल पड़े हैं कि अगर आरवी में सेड या टोल्ड है तो आरवी पास्ट टेंस है, और अगर आरवी पास्ट टेंस है, अगर आरवी पास्ट टेंस है तो ऐसे कंडीशन में हम विल को वुड में बदल देंगे। इसीलिए हम यहाँ पे हम लोग वुड लिखेंगे, गो का गो और फिर देयर। तो ये हो गया इसका पास्ट फॉर्म, 4 नंबर था। और हम लोग अब चलते हैं 5 नंबर में। वुड का बहुत ज्यादा स्पोकन में खास करके आप बहुत ज्यादा वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग क्या करते हैं, वुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, सर वुड यू टेल मी योर नेम, क्या सर आप मुझे अपना नाम बताएंगे। आई वुड लाइक टू टॉक विद यू, मैं आपसे बात करना चाहूंगा या चाहता हूं। आप कह रहे हैं आई वुड लाइक टू टॉक विद यू। तो जब भी हम किसी सीनियर से, मतलब वुड का प्रयोग अगर आप करें सेल विल के स्थान पर, तो सेंटेंस में ये समझ में आता है, अगले को ये समझ में आता है कि नहीं बंदा को पता है, बंदा रहे ठीक है, बंदी लोग भी, आप लोग को तब आपके बारे में अगले को ये लगता है कि हाँ इसको पूरा नॉलेज है, ग्रामर का पूरा नॉलेज है, और बोलने में भी ग्रामेटिकली ये बहुत ज्यादा यूज करता है, और आपका सेंटेंस किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। चलो 5 नंबर में हम लोग आ जाते हैं, टू डिनोट, टू डिनोट द हैबिट ऑफ पास्ट, टू डिनोट द हैबिट ऑफ पास्ट, पास्ट के हैबिट को व्यक्त करने के लिए भी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं। टू डिनोट का मतलब होता है व्यक्त करने के लिए। द हैबिट ऑफ पास्ट आप समझ गए, भूतकाल की, बीते हुए समय की आदत को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं यार, हर सुबह की भांति वह टहलने के लिए गया होगा, पास्ट में चले गए ना, टेंस तो लग रहा है फ्यूचर, गागे की आ रहा है, लेकिन बात आप किसकी कर रहे हैं, पास्ट का कर रहे हैं, मतलब बीते हुए समय का बात कर रहे हैं आप। हर सुबह की भांति, हर सुबह की तरह आज सुबह भी वह टहलने गई होगी। यहां आप या तो संभावना जता रहे हैं या तो आप उसकी हैबिट बतला रहे हैं। आप संभावना समझेंगे तो भी वुड लगाएंगे, अगर आप हैबिट समझ रहे हैं आप तो भी वुड लगाएंगे। तो एग्जांपल देख लो आप, डायरेक्ट सेंटेंस, वह हर सुबह की तरह टहलने
के लिए गई होगी। हाँ, हिंदी सेंटेंस लिखे। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में बना लेते हैं। सी वुड गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। फॉर का मतलब होता है के तरह या की भांति, ये सब अर्थ में। तो सी वुड गो फॉर ए वॉक फॉर एवरी मॉर्निंग। हाँ, चलो इसको बना लो और आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर 6 नंबर में। टू डिनोट द डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। आप इसका हिंदी लिख सकते हैं दृढ़ संकल्प भी लिख सकते हैं, दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय। देखो बहुत सारा लोग हैं, हम लोग भी कभी कभी डिटरमाइंड हो जाते हैं, दृढ़ संकल्प हो जाते हैं कुछ काम को करने के लिए, चाहे अगला कुछ भी करे, लेकिन हमको करना है तो फिर करना है। तो दृढ़ निश्चय के काम को भी व्यक्त करने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एक सेंटेंस ले लो, आप क्या कहते हैं कि मैं इसे करूंगा, चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो। मैं इसे करूंगा, चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो, परंतु मैं इसे करूंगा। इस वाक्य में एक दृढ़ संकल्प है। चाहे आप चाहे या ना चाहे, मेरी भाग्य मेरी साथ दे अथवा ना दे, मैं डॉक्टर बनूंगा, यहां एक दृढ़ संकल्प है। और जहां दृढ़ संकल्प निश्चित या फिर डिटर्मिनेशन का भाव लगे आपको, तो ऐसे फ्यूचर टेंस को भी हम लोग वुड से बनाएंगे। थोड़ा सा यहां हम लिखेंगे हेडलाइन के नीचे, और हेडलाइन में लिखे हैं, लिख दिए थे टू डिनोट द डिटर्मिनेशन, लिख दिए तो ठीक है, नहीं लिखे तो हम फिर से लिख देते हैं, देख लेना। हाँ, लग रहा है हम लोग लिख लिए। तो इसके नीचे लिखेंगे कार्य के डिटर्मिनेशन के भाव को फ्यूचर टेंस में बताने के लिए वुड का प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग किया जाता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। अब सेंटेंस देखो क्या कहे आप, तुम चाहो या ना चाहो पर मैं इसे करूंगा। आई वुड डू इट whether you like it or not। चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो, परंतु मैं इसे करूंगा, मैं इसे करूंगा। She would love you, she would love you, she would love you, otherwise she will die। she would love you, otherwise she will die। दृढ़ संकल्प, या तो करेंगे या तो मरेंगे, दृढ़ निश्चय है। और ऐसे दृढ़ निश्चय को व्यक्त करने के लिए हम लोग लगाते हैं वुड का प्रयोग। तो आज से याद रखना कि हम अपने से बड़ों से, सीनियर से, देखो एक चीज यहाँ पे हम लोग बहुत सब जगह व्हाट लगा के सवाल पूछ देते हैं, ठीक है। अब कोई सीनियर रिस्पेक्टेड पर्सन है, आप उसको जाकर के ये कहेंगे कि सर व्हाट इज योर नेम, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ठीक इसलिए कि सर आपने लगा दिया तो सेंटेंस में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन हम अपने से बड़ों से, खास करके जो हमारे सीनियर लोग हैं, उनसे कभी ना व्हाट लगाकर हम सवाल नहीं पूछेंगे। आप लोग कहते हैं कभी कभी एक एक करके व्हाट लगा देंगे, आ जाना कल आ जाना मैदान जंग में, व्हाट लगा देंगे एक एक कर। ये जो व्हाट है ना, ये थोड़ा सा बदतमीज
शब्द होता है अंग्रेजी का। मतलब हम व्हाट शब्द का प्रयोग अपने से जूनियर या फिर ऐसे इंसान के लिए करेंगे जिसका कोई भी रिस्पेक्ट मेरे और आपके नजर में नहीं है। ऐसे तो हमें हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम तो कभी नहीं कहेंगे कि आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं करिए, उसका करिए, इसका नहीं करिए। एवरी पर्सन इज रिस्पेक्टेबल इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीबॉडी। एवरीबॉडी कैन बी यूजफुल फॉर यू, एनीबॉडी इज नॉट विदाउट वर्च्यूज। कोई भी व्यक्ति गुण से कमी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ गुण है। तो हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए आप तुम किसी को ये पूछा सर व्हाट इज योर नेम, तो भी हम आपको यही बतलाएंगे माय नेम इज बीके सिन्हा। एंड व्हाट्स योर फुल नेम सर, तुरंत आप एक क्वेश्चन चार्ज कर दिए। तो मैंने आपको कहा माय फुल नेम इज, माय गुड नेम इज बादल कुमार सिन्हा। सर हैव यू एनी अदर नेम, क्या आपका और कोई नाम है? यस आई सेड माय रजिस्टर्ड नेम इज मिस्टर अरुण कुमार झा। तो हम आपको ये नाम बतला दिए, अपना रजिस्टर्ड नाम। तो चलो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि इसमें भी हमने नाम ही बतलाया। आपने अगर हमको ये पूछा कि वुड यू टेल मी योर नेम, वुड यू टेल मी योर नेम सर। सर जी क्या आप अपना नाम बतलाएंगे? सर जी क्या आप अपना नाम बतलाएंगे? सर जी बोलने में स्माइल है, पूछने में भी पोलाइट है, झुकना पड़ता है इस तरह से पूछने में, और नमन करने में हमें झुकना पड़ता है। झुकना का मतलब है हम किसी का सम्मान करते हैं। तो यहाँ हम लोग वुड से कहेंगे तो भी हम आपको यही कहेंगे कि यस माय नेम इज बीके सिन्हा। वुड यू टेल मी योर नेम सर? वुड आई टेक योर हेल्प सर, क्या मैं आपकी मदद लूं सर? वुड आई यूज योर पेन सर फॉर द टाइम बिंग, थोड़ी सी देर के लिए क्या सर मैं आपकी कलम प्रयोग करूं? तो ये वुड जो लगाते हैं, कोई सीनियर है आपको मन हुआ कि उससे हम अंग्रेजी में बात करें, तो आपको पहले इजाजत लेनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आल्सो बिगिन टू टॉक, स्टार्ट टू टॉक, start to talk with anyone, then it's also the manner of discussion that you have to take a permission from them whom do you want to talk with। आप जिनसे भी बात करना चाहते हैं उनसे थोड़ा सा एक मैनर होती है डिस्कशन की कि आपको उनसे थोड़ा इजाजत लेना होगा। तो इजाजत उदंड की तरह तो नहीं ले सकते हैं ना, तो वहां आप इजाजत ले रहे हैं तो रिस्पेक्ट आपको अगले का देना होगा। तो आपको कहना होगा आई वुड लाइक टू टॉक विद यू, would you also want to talk with me। तो आपको उधर से कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा और फिर आप लोग बातचीत शुरू कर देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, तो ये वुड का प्रयोग सहज बोलचाल में आप बहुत ज्यादा यूज करिएगा। वुड का प्रयोग हमेशा सम्मान और रिस्पेक्ट के लिए होता है। और इस तरह से हम वुड को यहीं खत्म करते हैं। वुड आपका समाप्त हो गया है। अब वुड के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, फिर अगले क्लास में हम फिर आपको दूसरा लेकर आ रहे हैं। टोटल 13 मॉडल वर्ग को एक एक करके हम पूरे थ्योरी के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम में रहता भी है और मॉडल वर्ब्स काफी इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। बच्चे मिस कर जाते हैं और जब रिवीजन होगा तो वहां और क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझते चलिए जितना समझ रहे हैं। अगर मॉडल्स नहीं भी भरा जा रहा है, अभी नहीं बन रहा है, देखो रिवीजन जब होता है ना, तभी रिवीजन जब हम आपको करने लगेंगे ना, वहां नहीं भी अगर आप अभी समझे, उस टाइम में आपको समझ में आ जाएगी और जब एग्जाम देने आएंगे तो हंसते हुए निकलेंगे और फिर मेरा नाम आपको याद आएगी। ठीक है? हाँ, जो बच्चों के पास मॉडल पेपर नहीं है, मॉडल बीके सिन्हा का मॉडल, ध्यान रखना, स्कूल नोट्स को हम मॉडल में कन्वर्ट कर दिए हैं। अगर मॉडल आपके पास नहीं है तो हम 10 से 12 यहाँ हाजिर है आपके लिए। 10 से 12 यहाँ आकर के मिल करके आप मॉडल पेपर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हम तैयारी उसी मॉडल पेपर से करवाएंगे। और अगर आपके पास मॉडल नहीं रहेगा तो फिर जब रिवीजन की क्लासेस होगी तो आप फिर वहां पे चूक जाइएगा। बुक पोर्शन का टोटल आंसर मॉडल में दिया हुआ है, ग्रामर का हर क्वेश्चन मॉडल में दिया हुआ है। उस मॉडल का तैयारी का मतलब 110% अंग्रेजी का तैयारी समाप्त, और पूरे मॉडल को तैयारी करा देंगे। नहीं है तो यहाँ आके संपर्क करिएगा। और आप लोग थोड़ा सा ना एक गलती कर रहे हैं, हमारा गुरु दक्षिणा कम कर रहे हैं, एक चीज नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के पास मेरा ऐप का लिंक चला गया है, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा
गुरुजी का निवेदन है आप लोगों से कि जो ये लिंक है आप अपने पूरे ग्रुप में ऐप का लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 11th का रहे चाहे 12th का रहे, उनको जरूर आप कर दीजिए, क्योंकि 11th की भी क्लासेस मेरे पास अब शुरू है। ऐप को डाउनलोड करके 11th का बच्चा पढ़ाई शुरू कर देगा और ऐप में जो पढ़ेगा जब भी क्लासेस खुलेगी आपके टाइम में या 11 12 जो भी उस टाइम में रहेंगे वो सबका फिर ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएगी, सब ऑफलाइन में आके जुड़ जाएंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन मान लो नहीं आ पाएंगे तो फिर वो ऑनलाइन में ही अपना सारा क्लासेस खत्म कर लेंगे। हम ऑनलाइन इसको बंद नहीं करेंगे, वो आपका अंतिम तक हम कर देंगे, ये आपकी मर्जी है, जैसे भी पढ़िए, लेकिन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कम से कम लिंक को जरूर शेयर करना, अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल पाएगी। इसी के साथ आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।